जी हाँ, चैट जीपीटी का नाम यहाँ पर भी आ गया, वो भी आपको बता सकता है। लेकिन नहीं, हम नेहा से पूछेंगे तो नेहा, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि लोग आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइफ मेडिक्लेम की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग वो रियलाइज़ ही नहीं करते कि भाई वो हेल्थ चेकअप वगैरह तो करा लेते हैं, लेकिन उनका वो हेल्थ चेकअप भी उन्हें टैक्स में छूट दिला सकता है। तो वो कहाँ मिलती है छूट, वो आप ज़रूर बताएं। जी विपिन, एक तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक कदम पीछे लेना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स का डेटा एनालाइज करते हैं। ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि आप आखिरी मोमेंट पर ही क्यों हम टैक्स सेविंग या मेडिक्लेम या यूलिप या लाइफ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचते हैं। और इसमें जैसे सर ने पहले भी बोला, ये जो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे ईएलएसएस हो, चाहे पीपीएफ हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई बार हमने देखा है कि सर्विस की है जिसमें ये पता चला है कि लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि ईएलएसएस की मैच्योरिटी 3 साल है, या पीपीएफ एक 15 साल की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, या एनपीएस की मैच्योरिटी कितनी है, या फिर ये भी कि मेडिक्लेम पर भी आपको 25,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है आपके टैक्स में, और अपने लिए स्पाउस के लिए और 25,000 और पेरेंट्स के लिए और 50,000 रुपए तक की आपको छूट मिल सकती है। पर इससे दो चीजें होती हैं, एक तो क्या अवेयरनेस कम है अबाउट मेडिक्लेम, दूसरा ये भी है कि कई लोग गलत एक बिना सोच के भी पॉलिसीज या इंश्योरेंस खरीद लेते हैं जस्ट फॉर टैक्स सेविंग, केवल टैक्स सेविंग पर्पस के लिए, जो भी अवॉइड करना जरूरी है। बट इससे वही मैं वापस आना चाहूंगी कि आखिरी मोमेंट पर 31 मार्च से अगर आप 4-5 दिन पहले ये डिसीजन ले रहे हैं, तो 1 अप्रैल को भी ये सोचिए कि ऐसा मेरे साथ पिछले साल क्यों हुआ, और थोड़ा सा एक स्मार्ट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करिए 1 अप्रैल। ये बात तो है, अवेयरनेस वाली बात। कोई रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे जब बजट में अनाउंस हुआ था कि 5 लाख से ऊपर की प्रीमियम को अब नहीं मिलेगी वो छूट, तो तभी वो डेटा पर्दे में आया था कि जो पॉलिसीज बिकती हैं इंश्योरेंस वाली, उनमें से 70 से 80% पॉलिसी तो इसी 1 महीने में बिकती है। लोगों का दिमाग में, जहन में पर्पस ही वही रहता है, इंश्योरेंस पीछे रहता है, टैक्स सेविंग आगे रहती है। ठीक है शरद जी, तो हम आते हैं। तो एक तो हमने इन्वेस्टमेंट वाली बात की एटीसी के लिहाज से, आप इसमें और क्या फर्दर ऐड करेंगे, और एटीसी के अलावा हमारे पास और क्या स्कोप रहते हैं जो थोड़े छुपे हुए रहते हैं, हमें पता नहीं है। देखिए, पहले तो विपिन, आपकी इजाजत लेते हुए मैं हमारे जो को पैनलिस्ट हैं किशोर जी, उनको मैं उनकी तरफ से ये स्पष्ट, अपनी तरफ से स्पष्ट करना चाहूंगा कि कंज्यूमर अड्डा जैसा शो देखे, चैट जीपीटी कभी भी कंज्यूमर अड्डा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर पाएगी। आपको चैट जीपीटी पता नहीं क्या क्या बता दे और क्या क्या ना बताए, यहां पर आपको हम वही बताएंगे जो आपको एक्चुअली करना है। तो देखिए, 2-3 चीजें हैं जो लोग मिस कर जाते हैं विपिन, और ये इनडायरेक्टली टैक्स सेविंग से जुड़ी हुई है। एडवांस टैक्स, ये ऐसी चीज है, 15 मार्च हम सब जानते हैं आखिरी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट की डेट थी। अब 15 मार्च और अब 15 मार्च तो जा चुकी है, पर अगर आप इसको 31 मार्च तक कर देते हैं तो आप एक सेक्शन 234B का जो आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट लगता है, आप उसको कम से कम आने वाले महीनों तक उसको बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने देखा कि डेट फंड्स पर एक टैक्स आर्बिट्राज को लेके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी से उसको हटा दिया गया, पर 31 मार्च तक जो लोग भी डेट फंड के दीवाने हैं, जो लोग डेट फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए यह आखिरी मौका है। अगर वो डेट फंड 31 मार्च से पहले इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो जो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट है वो इसको ले पाएंगे। ये बहुत ही जरूरी बात है। और एक और बात जो मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा विपिन, वो है पैन और आधार की फेमस लिंकिंग। मैं तो इसको पैन और आधार की शादी मानता हूं, जो होने में नहीं आ रही थी, फाइनली वो हो गई। और 31 मार्च को ये आपका इन ऑपरेटिव हो जाना था पैन, पर अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम पड़ा है कि इसकी तारीख को 30 जून तक अब बढ़ा दिया गया है। परंतु आपको 1,000 रुपए के फाइन देके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर दीजिए। अगर आपका लिंक नहीं है तो आपको बहुत सारी इसके साथ समस्याएं आ सकती हैं, और मैं समस्याओं का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपका टैक्स बचाती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कोई पेनल्टी, कोई पेनल इंटरेस्ट लग गया तो टैक्स गवा दिया। हम उस टैक्स को बचाना भी टैक्स सेविंग ही मानते हैं। बिल्कुल, इंश्योरेंस की बात करी अभी मेरे पिछले पैनलिस्ट ने, जी हाँ, जो 5 लाख तक की इंश्योरेंस की जो अब सीलिंग लग गई है, तो 5 लाख तक का अगर आप प्रीमियम और 31 मार्च से पहले आप कर देते हैं तो आप वो जो सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है मैच्योरिटी पर, वो आप ले पाएंगे। अगर ये 31 मार्च निकल गई तो ये मौका फिर कभी भी हाथ नहीं आएगा। ये डेट फंड वाला और इंश्योरेंस वाला ऐसा है कि अगले साल भी आपके हाथ नहीं आने वाला है।
तो ये 2 कदम ऐसे हैं, अगर आप उठाना चाहते हैं तो इसको आपको फौरन उठा लेना चाहिए। एक और चीज जो मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो खासकर शेयर मार्केट से स्टॉक मार्केट तक जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं कि सीएनबीसी आवाज के बहुत सारे दर्शक शेयर मार्केट में बहुत एक्टिव हैं। इसको हम बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, कि अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो 1 लाख रुपए का सेक्शन 112A में एग्जेम्पशन मिलता है, आप उसको बेच के अपना कैपिटल गेन बुक करके और अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, आप फौरन ही उसको खरीद लीजिए। कम से कम आपका 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये भी 31 मार्च तक विपिन हो सकती है। अगर 31 मार्च निकल गई तो फिर ये अगले साल का आपका 1 लाख ये वेस्ट हो जाएगा, अगले साल का 1 लाख चालू हो जाएगा। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग बहुत सारे स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग करना भूल जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखें। अगर आपके पास शेयर्स प्रॉफिट में है, हम तो यही विश करते हैं प्रॉफिट में होंगे, तो आप प्रॉफिट बुक करिए, 1 लाख का बेनिफिट लीजिए। और अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, जरूर रहिए। हम ये नहीं कह रहे आप बेच के बाहर आ जाइए, आप तुरंत उसको दोबारा ले लीजिए। आपका टैक्स सीधा सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उन शेयर्स पर बच के दिखाई देगा। और विपिन, अगर आप मुझे इजाजत दें और अगर समय अभी है, तो मैं 2 चीजें और जिक्र करना चाहूंगा जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स गलती करते हैं और आयकर विभाग इसके लिए बार बार रिमाइंडर दे रहा है जी। एक है 26AS, मैं उसका बोलता हूं 26 आमना सामना, याद रखने के लिए आसान हो जाता है। AS आपका सारा TDS जो कि आपको दिखाई देता है 26AS में, उसको एक दफे 31 मार्च से पहले रिकंसाइल कर लीजिए। कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो छूट गई है, वरना बाद में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो नई आई है स्टेटमेंट AIS, इसको मैं बोलता हूं आईना, इसे समझिए, क्योंकि आपकी साल भर की जो एसेट और इनकम प्रोफाइल है वो यहां पर दिखाई देती है। तो आयकर विभाग की तरफ से बार बार ये इत्तला दी जा रही है कि अगर आप इसको 31 मार्च से पहले आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके AIS में दिखाई दे रहा है, आप उसको नहीं अग्री करते, आप उसको डिसएग्री कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो बाद में फिर आपको रिकंसिलिएशन की वजह से बहुत भारी भरकम इस पर टैक्स देना पड़ता है। विपिन, तो ना केवल टैक्स सेविंग इन्वेस्ट करके है, बल्कि टैक्स सेविंग पेनल्टी को अपने ऊपर ना लगवा के, पेनल्टी से बच के, मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा टैक्स सेविंग हो जाती है, हमने जब इसका आकलन किया तो। नहीं, बहुत बढ़िया है आपका आमना सामना और आईना, और इस जरिए याद भी रहेगा हमारे दर्शकों को। और सही बात है, एक तो टैक्स सेविंग हो गई, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी रहती है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पर हम पेनल्टी लेकर या फिर फंस कर अपनी टैक्स सेविंग को दूसरे हाथ से गंवा सकते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि ये लास्ट मौका है, आखिरी मौका है। अगर ये छूटा तो फिर आपको या तो पेनल्टी लगनी है या फिर आपका टैक्स कटना है, बड़ा भारी भरकम, क्या और चीजें हो सकती है। और फिर कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि भाई टैक्स के लिए बचाने के लिए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रिटर्न भी मिलेगा, तो क्या कुछ वो